तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ आज की हमारी कहानी राजमहल, खूनी राजमहल। ये कहानी एक डायन की है जिसकी आत्मा कई हजारों सालों से एक महल में भटक रही होती है। ये तब तक किसी को परेशान नहीं करती जब तक कोई इसे परेशान न करे। ये कहानी बहुत ही विचित्र और बहुत ही भयानक है, क्योंकि लोग कहते हैं इस महल में हजारों साल पहले एक पागल राजा रहा करता था। वह राजा इतना पागल था कि उसे अगर किसी ने मोह लिया और अगर राजा के दिलो दिमाग पे किसी ने कब्जा कर लिया तो वह राजा उसके लिए अपना हर चीज दे सकता था, कुर्बान कर सकता था। इसी का फायदा अक्सर हर कोई उठाने में लगा रहता था। राजा के महल में उसकी नौकरानी की बेटी रागनी एक काला जादू की ज्ञाता थी, महारथी थी। उसने बचपन से ही ये काला जादू की किताबों में रुचि थी और शुरुआत से ही वह पढ़ते आ रही थी, और साथ ही साथ कई सारे प्राचीन कह चुके थे किस माहिर को इस कला को लोगों पे कैसे उपयोग किया जा सकता है। उसने बचपन से ही अपनी माँ को उस राजा के नीचे पैरों तले काम करते हुए देखा था। तभी से वह सोच रखी थी कि एक दिन यह महल भी मेरा होगा। उसने अपनी शक्तियों का अक्सर गलत उपयोग करने का सोचा था, क्योंकि उसने जो जिंदगी अपनी माँ के साथ देखा था, जो जिया था, वो उसे आगे नहीं जीना था। उसने अपनी हर इच्छाओं को मारा था, पर उसने तय किया कि समय आने पे वह यह सब बदल देगी। रागनी ने महल में रहकर राजा की सारी कमजोरी और पागलपन को अच्छे से जान ली थी, और उसने एक रात कुछ ऐसा किया कि राजा उस पर मोह गया। उसने ऐसी जादू की कि राजा को उसके अलावा और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। आखिरकार राजा उसके इतना मोह गया कि वो शादी कर बैठा, और एक सप्ताह बाद ही उस राजा की मौत हो गई। मौत के बाद वह सल्तनत, वहाँ के सभी लोग उस औरत को डाइन और काली शक्ति बताने लगे। कहने लगे कि हमारे इस राज्य में जो भी हुआ है उस औरत के कारण हुआ है। सभी लोग अपनी बातों को रख रहे थे कि मैंने इसकी बेटी को, रागनी को, कई बार मैंने नीचे वाले कमरे में आग के लपटों के पास बैठ के कुछ करते देखा है, और शायद इसी ने कुछ किया हो, ये डायन है। और तभी उसी वक्त राजा का भाई दौड़कर आता है, जो युद्ध पे गया होता है, और वह आते ही अपने भाई के पास पहुंचता है। और राजा को ये सारी बातें सुनकर जो प्रजा बात कर रहे थे कि उसे कोई और नहीं बल्कि वो औरत रागनी ने मारा है, उसने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा और कहा कि बोल डाइन, तूने ही मेरे भाई को मारा है ना। उसके कुछ ना बोलने पे राजा उसे काली कोठरी में डाल देता है और कह देता है कि जब तक इसके प्राण यहाँ से ना निकले तब तक इसे यहाँ से कोई ना निकालेगा, और निकलेगी तो सिर्फ इसकी शरीर, वो भी मौत के बाद। और कुछ ही दिन बाद, लगभग 2 से 3 दिन बाद, भूख से तड़प तड़प के उसकी मौत हो जाती है। और मरने के बाद ये खबर पूरी महल में फैलती है, और राजा कहता है इसे निकाल कर कहीं फेंक दो। और जब सैनिक उसे निकालने के लिए जब जाते हैं तो वह जो देखते हैं उसके बाद वह हक्का बक्का रह जाते हैं। वह देखते हैं कि इसकी बॉडी के, शरीर के पास से खून से लथपथ किसी के पैरों के निशान हैं। शायद यहाँ से कोई चल रहा था। लगभग कि ताजे खून लग रहे थे, और ये निशान दीवारों पे, छतों पे, रूम के कई कई कोने में फैली हुई है। ये कैसे हो सकता है?
और इतना कहते ही वह जल्दी से बॉडी उठाते हैं। बॉडी काफ़ी हल्की महसूस हो रही थी, मानो कि जो 50 किलो का था वो अब मात्र 10 किलो का है। इतना वजन कम कैसे उनको समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो इस शरीर का कुछ चीज़ यहीं पे छूट रहा है। वह जल्दी से शरीर को बाहर ले जाते हैं और उसके बाद सभी को लगा कि उस औरत अब यहाँ से चली गई है, पर शायद वह अब भी यहीं पे थी। और धीरे धीरे उस महल में कई सारे हादसे सामने आने लगे, जैसे कि उस औरत को रात को रोना, भूख से तड़पी हुई आवाज़ जो पहले चीखती चिल्लाती थी, वो गुस्सा, वो नफरत, वो सारी चीखें एक एक करके उस महल में गूंजने लगी। राजा का भाई धीरे धीरे वो पागल हो गया और उसके पागल होते ही दूसरे राज्य के राजा इसके महल को लूटने के लिए यहाँ पे दौड़ पड़े और उन्होंने लूट भी लिया, पर शायद ये उन पे भारी पड़ा। वो कुछ दिन बाद ही उनकी सीढ़ियों से गिरने से मौत हो गई और ये खबर सुनते ही वहाँ के काम कर रहे सारे सैनिक सभी लोग कहने लगे कि हम यहाँ से निकल जाते हैं, कि औरत किसी को नहीं छोड़ेगी। और धीरे धीरे करके वो पूरा महल हमेशा के लिए खाली हो जाता है। बाद में कई सारे राहगीर वहाँ पे कई बार बरसात में धूप में चलते वहाँ पे शरण लेने के लिए आते हैं आधे घंटे के लिए, पर जब वहाँ से वापस कभी नहीं जा पाते। वो घटना, वो सिलसिला अक्सर होता ही रहता था और कुछ ही दिन बाद उस पूरे महल में ताला लगा दिया जाता है और लगभग 100 साल बाद वहाँ पे NH-22 निकाल दिया जाता है, एक ऐसा नेशनल हाईवे जो एक बड़े शहर को जोड़ता है। ये सारी घटनाएं जो राजमहल में हुआ करती थी वो कुछ दिन शांत हो चुका था। लोग वहाँ जाते ही नहीं थे। वो रोड के जाने के बाद वहाँ पे गाड़ियों का आना जाना काफ़ी तेज़ हो चुका था, बस शाम होते ही काफ़ी कम। ये कहानी स्टार्ट होती है 2007 की, जब मोहन और करण और उसके अलावा उसके 8 दोस्त और वह दिल्ली से वह विलेज घूमने के लिए निकलते हैं। उनकी रेड थार और वो सारे बैठे हुए, हंसी खुशी उनका ये सफ़र दिल्ली से शाम 6 बजे निकलती है और ये NH-22 पे पहुंचती है। गाड़ी दिल्ली से तेज़ गति पे वो हाईवे पे दुला रहे थे और काफ़ी मौज मस्ती में और हंसी खुशी उनकी सफ़र स्टार्ट हो चुकी थी। वो कह रहे थे कि हम जंगल जाते ही नदी किनारे कहीं टेंट लगाएंगे, वहाँ हमारी मौज पार्टी होगी। उसके अलावा और कई सारे पहाड़ों पे चढ़ेंगे और कई सारे फ़ोटो क्लिक करवाएंगे। ये सारी उनकी बातें होती हैं और हंसी खुशी उनके लगभग गाड़ी चल रही होती है। लगभग 2 से 3 घंटे बाद वह जंगल में पहुंच जाते हैं और लगभग जंगल के बीचों बीच नेशनल हाईवे पे होते हैं। वो रोड में लगभग सन्नाटा हो चुका था और लगभग दिल्ली से 2-3 किलोमीटर बाद आने के बाद और धीरे धीरे वहाँ की ट्रैफिक बहुत ज़्यादा कम हो चुकी थी, बिल्कुल ही भीड़ भाड़ नहीं था। लगभग रोड पे 1 से 2 गाड़ी ही नज़र आ रही थी। वह जैसे ही और अंदर गहराई में जाने लगा तो 2 रोड बटने लगी और एक तो कच्चा रोड था और दूसरा NH रोड। उन्होंने डिसाइड किया कि हम मेन रोड पे ही चलेंगे, पर ना जाने क्यों सारी गाड़ी उस कच्चे रोड से जा रही थी। उसे बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा था कि इतनी अच्छी रोड होने के बाद ये लोग कच्चे रोड पे सारी गाड़ी क्यों नीचे उतार रहे हैं। पर सच्चाई तो ये था कि कच्ची रोड वो 2 किलोमीटर जंगल को छोड़कर वापस वो NH-22 पे ही ले जाती थी और लोग घूम के जाते थे। उस रोड को बीच से 2 किलोमीटर कभी पार नहीं करते थे, क्योंकि उनको पता था कि वो महल के बारे में, उस महल का रहस्य और क्या कारण था उस रोड से ना गुजरने का। पर ये बात मोहन और करण को बिल्कुल नहीं पता था। वह तो एंजॉय करते करते उस मेन रोड पे ही गाड़ी रखते हैं और जैसे ही उस 2 किलोमीटर अंदर जंगल में पहुंचते हैं
तभी अचानक उनकी गाड़ी झटके खाने लगती है और अचानक रुक जाती है। वो चारों ओर देखते हैं तो बिल्कुल ही सन्नाटा होता है और रोड के आगे या फिर पीछे कोई भी गाड़ी आती जाती बिल्कुल नहीं दिखती। वो कहते हैं कि ये रोड अचानक इतना सन्नाटा क्यों है, अभी तो काफ़ी भीड़ भाड़ थी। तभी मोहन कहता है कि कुछ देर पहले तो गाड़ी थी, पर भाई हमने देखा तो कि जो गाड़ी थी बाकी वहाँ से एक कच्चे रोड से होकर गुजर रही थी। कहते चलो छोड़ो, अचानक हमारी गाड़ी में क्या हो गया। वो कहते हैं कि कुछ ज़्यादा कुछ नहीं हुआ होगा, हीट हुआ होगा, इंजन में पानी डालना पड़ेगा। उनके सारे दोस्त मस्ती में लग गए, कहने लगे एक काम कर आज यहीं पर रुकते हैं, लगता है हमारा कैंपिंग या फिर हमारा ये जो इंजॉयमेंट है वो यहीं से स्टार्ट हो चुका है। अब हमें यहीं से स्टार्ट करना चाहिए, टेंट लगवाना, रहना, खाना। तभी करण कहता है अरे भाई तुम मजाक में मत लो कोई बातें, इस जगह के बारे में हमें बिल्कुल नहीं पता, जहाँ के बारे में हमें पता है हम वहीं रुकेंगे। इस अनजान जगह पे रुकना सही ना हो, ना क्या पता यहाँ से कितना दूर गांव हो, यहाँ पे कोई लोग आता भी हो या ना। तो इसी बात पे मोहन कहता है आता तो ज़रूर होगा, NH रोड इतनी अच्छी दिख रही है और इस हालत में यहाँ से कोई ना तो कोई गाड़ी गुजरता ही होगा। वो कहते हैं गाड़ी पे ध्यान दो, फिर हुआ क्या है। वो जैसे ही आगे की बोनट खोल के देखते हैं तो बिल्कुल ही धुआं हो रखा होता है और इंजन पूरा हीट होता है। तभी इस बात पे मोहन कहता है कि मैं समझ गया क्या कारण है। तो करण कहता है क्या? कहता है बस हमें गाड़ी को लगभग 2 से 3 घंटा छोड़ना पड़ेगा, इसकी इंजन हीट हो रही है। अगर ऐसे ही हम चलाते रहे तो शायद ऑयल पंप फट सकता है, तो ज़्यादा अच्छा होगा हम गाड़ी को यहीं पे ठंडा होने के लिए छोड़ें। इसमें थोड़ी खराबी आ रही है और वो हमें इस गांव से निकलने के बाद कहीं मैकेनिक को दिखाना पड़ेगा। वो कहते ठीक है और वह गाड़ी को वापस बोनट बंद करके और अगल बगल देखने लगते हैं। कहते यार काफ़ी खुला और काफ़ी फ्रेश हवा है, हमारी शहर में भीड़ भाड़ से ज़्यादा यहाँ पे काफ़ी ठंडी और फ्रेश और नेचुरल मौसम महसूस हो रहा है। कहते तो बात तो सही है और सब आपस में बात कर लगते हैं। हंसी मजाक में वो अपनी एक बियर की बोतल निकालते हैं और उनकी पार्टी वहीं स्टार्ट हो जाती है। चैस करते हुए वह एंजॉय करके कोई गाड़ी के बोनट के ऊपर बैठ रहा है तो वही लटक रहा है और कोई घूम रहा है। और तभी घूमते घूमते उनको नज़र जाती है उस रोड के नीचे की साइड से लगभग वहाँ से 50 फीट की दूरी में एक महल दिखता है जिसके अंदर लाइट जल रही थी। उनको लगा कि शायद यहाँ पे बीच में कोई रेस्टोरेंट या होटल है, यहाँ पे हम रह सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं और कुछ खाने के लिए अच्छी चीज़ मिल जाएंगे। वो कहते हैं कि इस जगह पे होटल बहुत आश्चर्यचकित बात नहीं है। ऐसी रोड, ऐसी सन्नाटा रोड में होटल कोई क्यों बनाएगा, और वो भी इस झाड़ी इलाके में। वो कहता है गांव के इलाके में ऐसे होटल होते हैं, पुराने महल को ही होटल बना देते हैं ताकि कुछ नया देखने को मिले। कहते हैं अच्छा इसके बारे में तो नहीं पता। तो मोहन कहता है देख करण और आप लोग भाई देख लो, जिस चीज़ के बारे में ना पता हो मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमें वो चीज़ ध्यान नहीं देना चाहिए। क्या पता अंदर जाने बाद क्या हो हमारे साथ। वो कहते हैं जब तक गाड़ी ठंडी होती है तब तक एक राउंड मार के आते हैं, और हम 1-2 तो लोग हैं नहीं, हम टोटल 8 लोग हैं, चलो चलते हैं देखने के लिए। वह 8 दोस्तों के साथ धीरे धीरे उस महल के अंदर जाते हैं और अंदर जाके देखते हैं तो अंदर काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरा और नया नया महसूस हो रहा था कि मानो ये होटल बस नया नया अबर ही बना हो, पर अंदर पूरा सन्नाटा और खाली महसूस हो रहा था। उसकी डिज़ाइन कुछ ऐसी थी कि जैसे कि मानो 100 साल पहले पुरानी किसी महल की हो। वो ये समझना मुश्किल था कि ये कोई होटल है या कोई महल। वह देखते हैं चारों ओर नज़र घुमा के तो बिल्कुल ही सन्नाटा और खाली महसूस होता है। वो शुरू में कहते हैं कि शायद ये पूरा खाली है और लगता है नया नया ही बना है, लगता है ये ओपन भी नहीं हुआ।
यहाँ पे हमें खाने के लिए, रहने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। तभी अचानक एक बूढ़े की आवाज़ आती है, ये रुको, तुम्हें कौन सा कमरा चाहिए? वो कहते हैं, क्या आपके पास कमरा खाली है? पर होटल तो बिल्कुल भी खाली लग रहा है, यहाँ पे कोई खाना बनाने वाला होगा भी आपके पास? वो कहते हैं, यहाँ सब कुछ है, यहाँ सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए। तुम ये बताओ तुम्हें कौन सा कमरा चाहिए, मैं खाना तुम्हारे कमरे में भिजवाता हूँ। वो कहते, कोई एक अच्छा सा कमरा दे दो। और उसे मिलता है कमरा नंबर 307, जो उस महल के नीचे गहराई में वो कमरा था। वो कहते हैं कि ये भी कोई कमरा है, माना कि ये पुरानी मॉडल की महल बनाई गई है, पर कमरा भी इतना पुराना लग रहा है। ऐसी डिजाइन ऐसे कौन करता है आजकल? वो कहते, चलो जाने दो, कुछ नया देखने को मिल रहा है। और वह धीरे धीरे उस महल में नीचे पहुंचते हैं। लगभग आधा घंटा हो चुका था। वो कहते हैं कि इस महल में अब तक मैंने किसी को नहीं देखा, मात्र उस बूढ़े व्यक्ति के अलावा, और अब तक हमारा खाना क्यों नहीं आया? वो कहते हैं कि चलो उस बूढ़े से बात करते हैं। वापस सभी दोस्त कहते हैं, एक काम कर मोहन, तू जा और जाके देख। वो आपस में गेम खेल रहे होते हैं। मोहन कहता है, मैं अकेले क्यों जाऊं? मुझे इस महल के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो कहते हैं, जाना, यहाँ भूत कोई थोड़ी है। मोहन कहता है, ठीक है, मैं देख के आता हूँ। और मोहन उस महल में अकेले निकल पड़ता है। जब मोहन टहल रहा होता है तो उसी कारा घर से पार होता है, बगल से होकर के, जहाँ पे एक समय 100 साल पहले एक रागनी नाम की औरत को वहाँ बंद कर दिया गया था। पर उसको थोड़ी पता था कि यहाँ ऐसा कुछ हुआ भी होगा। उसे सब कुछ नया महसूस हो रहा था। और वह टहलते टहलते वो महल को देखने लगा कि सच में ये कितनी पुरानी तरीके से बनाई गई है। यहाँ पे हर एक चीज़ एंटीक लग रहा है, पर ये है नहीं, ये सब तो अबर बना हुआ है, बस इसको मॉडल दिया है एंटीक। और टहलते टहलते वह एक राजा की बहुत विशाल फोटो देखता है, जिस पे कुछ खून के धब्बे लगे थे। और वो फोटो महल की सबसे बड़ी दीवार पे लगी थी। वह देखता है और लगभग देखते रह जाता है। तभी अचानक महल में किसी के बुदबुदाने की हल्की हल्की आवाज़ गूंज रही थी। शायद कोई आपसी बात कर रहा था। और धीरे धीरे उस आवाज़ को फॉलो करते करते मोहन उस महल के सबसे निचले इलाके में पहुंच गया, जहाँ पे वो जगह था जहाँ की राजा की सारी खजाने रखी हुई थी। उसे लगा कि शुरुआत में जहाँ जब धीरे से पहुँचने लगा कि शायद ये जानबूझकर यहाँ पे अलग बनाया गया है ताकि लोगों को कुछ हट के देखने को मिले। और ये सोचते सोचते महल के सबसे निचले इलाके में चलने लगा। और जैसे जैसे धीरे धीरे और नीचे आने लगा तो लाइटें कम हुई और मोहन अपने जेब से फ़ोन की टॉर्च चलाता है। और टॉर्च चलाने के बाद उसे वहाँ पे एक खजानों से भरे एक रूम दिखता है। वो अपने आंखों को पहले मलता है और सोचता है कि शायद मैं कुछ गलत देख रहा हूँ या फिर मैं सपने में। और ये देख ही रहा होता है। वो सोचता है कि क्या सच में ऐसा है यहाँ पे, पर वो आवाज़ कहाँ से आ रही थी। तो देखता है उसी एक कमरे में कोने में एक सुंदर नारी बैठी होती है, गर्दन झुका करके। उसे कुछ भी बिल्कुल समझ नहीं आता कि वो देख रहा है, उसकी आंखें जो दिखा रही है वो कितना सच है। वो वहाँ से अपने सारे दोस्तों को बताने के लिए जैसे वहाँ से पीछे मुड़ता है तो पीछे सारी गली बंद होती है। वहाँ पे बल्कि एक दीवार होता है। वो सोचता है, जस्ट अभी अभी तो मैं इधर से आया हूँ, ये रास्ता अचानक बंद कैसे हो गया। ये सोच के वो हैरान हो जाता है और चारों ओर देखता है, दीवार ही होता है। वापस जब पीछे मुड़ के उस औरत को पूछना चाहता है तो औरत भी वहाँ पे नहीं होती। वो एक रूम में, एक कमरे में मानो एक फंस चुका था। वो हैरानी से देखने लगा कि ये कैसे हो सकता है। उसने सोचा इसका सोना, जब उस सोने की ओर बढ़ा, उसने जैसे ही सोने को टच किया तो सारा सोना एक कीड़े में बदल गया
एक जहरीले सांपों में और लगभग पूरा कमरा भरा हुआ था। मोहन को ये सब देख करके हैरानी हो रही थी कि क्या हो रहा है मेरे साथ। और अचानक तेज आवाज़ से चीखता है और तभी जैसे ही उस चीखता है तो उसकी नज़र खुलती है तो वो अपने थार में बैठा होता है। थार में बैठे बैठे ये सोच रहा था जब थार खराब हुई थी और सभी दोस्त उसके गाड़ी के बाहर गेम खेल रहे थे, बातें कर रहे थे और उसकी चीख सुनते ही सभी दौड़ पड़े। बोले, मोहन क्या हुआ, तूने इतने तेज से चीखा क्यों? वो कहता है कि बस दोस्त, एक बुरा सपना आया था। कहता है तुझे कहीं भी सपने आ जाते हैं? वाह। कहता सच्ची बता रहा हूँ, ऐसा लगा कि मानो इस जंगल किनारे कहीं महल हो। कहते किधर है महल? और तभी आगे से एक दोस्त आवाज देता है, भाई ये देख यहाँ पे होटल है। और ये सुनकर मोहन जब आगे की ये बातें सुनता है कि आगे एक और महल दिखा तो मोहन कहता है कि दोस्तों, कोई भी उस महल की ओर नहीं जाएगा। सभी कहते हैं क्यों? कहता है जो मैंने सपना देखा ये महल वही है। कहता है मतलब तूने जो सपने देखा वही सच में यही महल है? तू कुछ भी बोल रहा है। सभी लोग कहते हैं कि इसकी बातों पे विश्वास मत कर, जब तक गाड़ी सही नहीं होती है चलो वहाँ से घूम के आते हैं। पर मोहन कहता है कि मैं इस गाड़ी से कहीं नहीं हिलूंगा, तुम्हें जहाँ जाना है तुम जाओ। और सभी दोस्त मोहन को छोड़कर सभी उस महल की ओर चले जाते हैं। आज सब बात कर रहे होते हैं कि मोहन आधे घंटे के सपने में ना जाने क्या देख लिया। जब यहाँ पे उसे घूमना ही नहीं था तो आया ही क्यों? उसकी ये बातों पे सभी लोग चर्चा करते करते उस महल की ओर बढ़ रहे थे। और इधर मोहन थार में बैठ करके उस घटना के बाद काफ़ी डरा हुआ महसूस कर रहा था। उसने गाड़ी के सारे गेट तेज से बंद कर दिया था और सभी इधर उस साइड सारे दोस्त उसके उस महल के नज़दीक बढ़े जा रहे थे। मोहन को छोड़कर बाकी सब उस महल में जा चुके थे और महल काफ़ी विशाल और बड़ा दिख रहा था। उन्हें लगा कि यहाँ पे खाने को, रहने को, हर चीज़ सुविधाएं आसानी से मिल जाएंगे। ये होटल नया नया लगता है खुला है। तभी वो अचानक एक बूढ़ा व्यक्ति पूछता है कि आपको कौन सा कमरा चाहिए? वो कहते कोई एक भी कमरा दे दो और ये बताओ खाने के लिए यहाँ पे कुछ है भी या नहीं। वो कहते हैं आप बस कमरा में पहुँचिए, सारी खाने की सुविधाएं आपके कमरे में ही मिल जाएगी। वो कहते इतना अच्छा यहाँ पे, इतना तो हमारे शहर में भी इतनी सारी सुविधाएं नहीं मिलती। बूढ़ा व्यक्ति कुछ भी आवाज़ नहीं निकालता, मुझसे कुछ भी नहीं कहता। वो कहते ठीक है कमरा बताओ। कहता है बूढ़ा व्यक्ति, इस सीधी महल के इस सीधे गली से पहुंचिए और लास्ट में एक नीचे जाने का एक छोर दिखेगा, एक सीढ़ी दिखेगा, वहाँ से नीचे उतर के दाएं ले लेना। दाएं में एक रूम नंबर 307 दिखेगा, वही आपका कमरा है। वो कहता है इतना अंदर? ये महल में टोटल कितने कमरे हैं अगर हमारा 307 है तो? बूढ़ा व्यक्ति कहता है इस महल में लगभग 4000 कमरे हैं। कहता है तुम मजाक तो नहीं कर रहे? बूढ़ा व्यक्ति कहता है आप पहुंचिए, आपका खाना पहुंच रहा है। और बूढ़ा व्यक्ति वहां से मुड़ जाता है। इस बूढ़े व्यक्ति का इस बर्ताव के कारण वो सब हैरान हो चुके थे कि यह ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है हमारे साथ। खैर वह सब हंसी खुशी उस कमरे की ओर जाने लगे। जैसे जैसे वो बढ़ रहे थे उनको हैरानी हो रही थी देख करके, ये क्या गजब है, ये क्या महल बनाया हुआ है, ये आर्ट, ये सारे नमूने बिल्कुल उस प्रकार हैं जैसे कि एक एंटीक, एक पुरानी, एक कीमती सामान हो, शायद 100-200 साल पुरानी। वो 307 नंबर कमरा वही कमरा था जहाँ पे उस रागनी की मृत्यु हुई थी। उस राजा ने उसे अपने उसके हाथ काट के उस कमरे में छोड़ दिया था जब तक उसकी मृत्यु जान ना निकल गई। वही कमरा था
307। कुछ ही देर बाद उनके चारों दोस्त उस कमरे के नज़दीक पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कमरा काफ़ी पुराने ढंग से बना हुआ है और उस निचले इलाके में काफ़ी अंधेरा महसूस हो रहा था। इतना अंधेरा कि मानो एक कई साल से पुराना लग रहा हो। उसकी सारी चीज़ पुरानी दिख रही थी, बस किसी पे धूल नहीं था। तभी अचानक उस कमरे से अलग ही दुर्गंध आ रही थी। तभी करण कहता है, अरे दोस्तों, हमें कमरा चेंज कर दे यार, यहाँ से तो कई प्रकार की बदबू आ रही है। इस कमरे में ऐसा क्या हुआ होगा? कहते हैं तो इसमें क्या है, हम बात करके चेंज कर लेते। तो करण कहता है, रुको मैं बूढ़े व्यक्ति को बुला के लाता हूँ, उसे कहता हूँ कि हमारे कमरे जल्दी से चेंज करवाओ। दोस्त कहते ठीक है, तुम जा और बूढ़े व्यक्ति को बुला ला, हम ये बैठते हैं। करण अकेले ही उस गली से निकल के वापस जहाँ पे उस बूढ़ा व्यक्ति से मिला था वहाँ जा रहा होता है। और तभी अचानक मोहन को गाड़ी में उसे यह अभ्यास होता है कि उसे अपने दोस्तों को बचाना चाहिए, उसे बताना चाहिए कि यहाँ से निकले जल्दी। और वह सोचता है कि बस अब नहीं, अब वो गाड़ी से निकलेगा और महल की ओर जाएगा, अपने सारे दोस्तों को अपने सपने के बारे में बताएगा और वहाँ से बोलेगा कि यहाँ से जल्दी निकले। और वो गाड़ी का गेट खोल के इधर से वो भी महल की ओर आ रहा होता है। और तभी अचानक महल के अंदर इधर करण उस बूढ़े व्यक्ति के तलाश में भटक रहा होता है। और तभी उसे वो बूढ़ा व्यक्ति एक सीढ़ियों पे दिखता है। वो बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे महल की ऊपरी ओर जा रहा था सीढ़ियों से। करण पीछे से आवाज़ देता है, वो बाबा, वो आपको ही बोल रहा हूँ, आपने जो हमारे कमरे दिलाए उसे बदल दो। वो कहता है क्या? तभी अचानक इधर से बाहर से मोहन आता है और गेट को टकटकाने लगता है। ये गेट की आवाज़ करण तो सुन लेता है कि इस महल में कोई बाहर से आया है और ये बाहर उसका ही दोस्त था, बस वो बूढ़ा व्यक्ति नहीं खोलता है। ये आवाज़ सुनकर करण गेट की ओर दौड़ता है कि खोल दे गेट, पर वो गेट नहीं खोल पाता। एक साइड अंदर करण और बाहर मोहन बाहर से चीख रहा चिल्ला रहा होता है, पर उसकी आवाज़ बिल्कुल अंदर नहीं आती। शायद उसे पता था कि करण को कोई बचा नहीं सकता। तभी करण उस बूढ़े व्यक्ति को चीखता चिल्लाता है और कई सारी गाली देता है। और तभी वो महल पूरा अंधेरा हो जाता है। और जैसे ही अंधेरा हटता है तो पूरा महल खाली, बंजर और भयानक रूप में आ जाता है। वह जल्दी से दौड़ना स्टार्ट करता है और जहाँ पे उसके दोस्त नीचे रूम नंबर 307 में बैठे हैं वहाँ पे जाता है। और जब वहाँ जाता है तो देखता है उसके दोस्त वहाँ पे नहीं होते। वो सभी जगह पे उसके दोस्त को ढूंढता है, पर उस कमरे में वापस उसको याद आता है कि कमरे में कुछ न कुछ अनदेखा किया। और जब वापस उस कमरे में जाता है तो देखता है उस पूरे कमरे में खून के छींटे पड़े हुए हैं और किसी को घसीट के बाहर ले जाने का चिन्ह भी है जो खून से लथपथ है। और ये लगभग 8 से 9 है, मतलब उसके दोस्त को किसी ने कुछ कर दिया। अब इस बात को देखकर वो काफ़ी डर रहा था और इस साइड बाहर मोहन चिंतित हो रहा है कि अपने दोस्तों को कैसे बचाया जाए। और तभी वह खिड़कियों से पत्थर मार के तोड़ता है और देखता है कि करण उसके सामने बरामदे में खड़ा होता है और चीखता है करण। मोहन को देखकर वो मोहन की ओर दौड़ता है और खिड़कियों से बाहर कूद निकलता है। वो कहता है, करण हाँफता हुआ, कि सारे दोस्त गायब हैं। वो कहता है हमें भी यहाँ से निकलना चाहिए। और जैसे ही वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के दौड़ना स्टार्ट करते ही तो खुद को पाते हैं उसी कमरे में 307 और एक औरत उस कमरे में अंधेरे में कोने में बैठ के कुछ मंत्र जाप कर रही होती है, जिसके पास कुछ खिलौने होते हैं जो लाल रंग के, और न जाने वो कौन सी मंत्र बुदबुदा रही होती है। और जैसे ही मोहन और करण वहाँ से पीछे मुड़ते हैं वहाँ से निकलने के लिए तो देखते हैं उसके सारे दोस्त उसके पीछे ही खड़े होते हैं, जिनमें किसी का भी हाथ नहीं था, सबका हाथ कटे हुए थे। और वह
उनकी आंखें लाल थीं। तो गाइज आज की कहानी यहीं तक। आई होप ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और ऐसी कहानी अपने दोस्तों को सुनाओ। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो मिलते हैं एक नई कहानी में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।